Hello everyone, dear students and respected teachers. This is Garima Batra and today I am going to discuss a new lesson from your textbook, The Spectrum of Class 12th. And the name of this lesson is I am Joe's Brain. यह एक बहुत ही अमेजिंग लेसन है जो आपको आपके ब्रेन या मस्तिष्क के बारे में बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें बताने वाला है। एक और ख़ास बात, क्लास 12th के सभी प्रोज लेसन्स काफ़ी बड़े हैं जो कि एक ही वीडियो में अच्छे से कवर नहीं हो सकते, इसलिए हम इसे 2 वीडियो में कवर करेंगे। ये पहला पार्ट है और जल्दी ही मैं इसका दूसरा पार्ट भी आपके लिए बनाऊंगी और आपके पास भेजूंगी। सो लेट्स स्टार्ट दिस इंटरेस्टिंग लेसन। सबसे पहले तो आप यहाँ पे एक ब्रेन का चित्र देख रहे हैं जिसमें एक सेरेब्रम राइट हेमिस्फीयर दिख रहा है, एक सेरेब्रम लेफ्ट हेमिस्फीयर दिख रहा है और इसके बाद में आपको इसमें दिखेगा एक सेरिबेलम और एक स्पाइनल कॉर्ड। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेरेब्रम का राइट हेमिस्फीयर क्या होता है। राइट हेमिस्फीयर शब्द जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, राइट और हेमिस्फीयर, और हेमिस्फीयर शब्द भी 2 शब्दों से मिलकर बना है, हेमी स्फीयर। हेमी का अर्थ होता है हाफ और स्फीयर यानी होता है गोला, तो मतलब हेमिस्फीयर यानी गोले का आधा भाग, गोलार्ध। तो राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर मतलब दायां अर्ध गोलार्ध और बायां गोलार्ध। तो जो दायां गोलार्ध है, राइट हेमिस्फीयर, ये हमारे शरीर के बाएं हिस्से को कंट्रोल करता है, बायां हाथ, बायां पैर। और जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है वो हमारे शरीर के राइट हिस्से को कंट्रोल करता है, राइट हैंड, राइट लेग। ठीक है। अब एक और मज़ेदार बात यह है कि जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है वो जिन लोगों के शरीर में ज़्यादा एक्टिव होता है वो लोग लॉजिकल में, रीजनिंग में, मैथ्स में, न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ में, गणनाओं में बहुत कुशल होते हैं। और जिनका राइट हेमिस्फीयर बहुत एक्टिव रहता है वो लोग आर्ट्स में, कला में, सुंदरता में, चित्रकारी में, पेंटिंग में, इन चीज़ों में बहुत एक्टिव रहते हैं। इसके बाद आता है सेरिबेलम। तो जो सेरिबेलम रहता है वो एक गठान नुमा रचना जैसी कि आपको दिख रही है, और स्पाइनल कॉर्ड यानी कि हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर जो मेरु रज्जु रहती है उसे हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। अब हम देखते हैं कि इसमें पहले क्या लिखा है, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। आपके शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा है, वाई, क्यों? इसका आंसर हमें मिलेगा जब हम इस लेसन को पढ़ेंगे। तो इस लेसन में क्या लिखा है, कंपेयर टू मी अदर वंडर्स ऑफ द यूनिवर्स पेल इनटू इनसिग्निफिकेंस। कंपेयर टू मी, मुझसे तुलना करने पर। अब ये एक तरह से जो जोज़ का ब्रेन है, मतलब जो का मस्तिष्क, ये एक जनरलाइजेशन है। मतलब ये सिर्फ जो का मस्तिष्क नहीं है, ये हम में से हर एक व्यक्ति के मस्तिष्क के बारे में। और दूसरी बात इस लेसन की जो है वो ये है कि ये मस्तिष्क खुद अपने बारे में बता रहा है। तो ये हो गया ब्रेन का पर्सोनिफिकेशन यानी मानवीयकरण, यानी ब्रेन को मानव की तरह बात करता हुआ दिखाया गया है इसमें। तो ब्रेन क्या कहता है, कंपेयर्ड टू मी, मुझसे तुलना करने पर, अदर वंडर्स ऑफ द यूनिवर्स पेल इनटू इनसिग्निफिकेंस, मुझसे तुलना करने पर यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड के अदर वंडर्स यानी कि दूसरे चमत्कार पेल, फीके पड़ जाते हैं, इनटू इनसिग्निफिकेंस मतलब महत्वहीन होकर। I am a 1.5 kilo mushroom of grey and white tissue of gelatinous consistency. मैं 1.5, I am, मैं हूँ, 1.5, 1.5 किलो मशरूम एक छाते के आकार की छोटी सी रचना होती है। कई लोग मशरूम्स को खाते भी हैं और ये हमें सफ़ेद रंग के बारिश के मौसम में दिखते हैं। तो जो मस्तिष्क है उसका आकार भी मशरूम की तरह होता है, जैसा कि आपने चित्र में देखा था अभी। और ग्रे एंड वाइट, भूरे और सफ़ेद, टिश्यू यानी ऊतक का बना हुआ, ऑफ जिलेटिनस कंसिस्टेंसी, जिलेटिनस कंसिस्टेंसी यानी जिलेटिन जैसी सघनता, जिलेटिन जैसे पदार्थ का बना हुआ होता है। मतलब ये हार्ड नहीं होता, सेमी लिक्विड होता है, अर्धद्रव्य। नो कंप्यूटर एग्जिस्ट, कोई भी कंप्यूटर ऐसा नहीं है, किसी भी ऐसे कंप्यूटर का कोई अस्तित्व नहीं है
दैट कैन डुप्लीकेट ऑल माई myriad फंक्शंस। myriad का मतलब होता है अनगिनत। और नो कंप्यूटर एग्जिस्ट, ऐसा कोई भी कंप्यूटर इस दुनिया में नहीं है जो कि डुप्लीकेट, जो कि दोहरा सके ऑल माई myriad फंक्शंस, मेरे सभी अनगिनत कामों को। मैं इतने ज़्यादा काम करता हूँ कि उन कामों को कोई भी दोहरा नहीं सकता, ऐसा कोई कंप्यूटर है ही नहीं। माई कॉम्पोनेंट पार्ट्स आर स्टैगरिंग इन नंबर। कॉम्पोनेंट पार्ट यानी घटक पदार्थ जो हैं, स्टैगरिंग यानी कि अनगिनत हैं, आश्चर्यजनक हैं, इन नंबर यानी संख्या में। इतनी ज़्यादा संख्या है कि आपको भी जान के आश्चर्य होगा। सम 30 बिलियन न्यूरॉन्स, 30 बिलियन न्यूरॉन्स से बना है। 1 बिलियन यानी 1 करोड़, तो 30 बिलियन यानी 30 करोड़ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स जो होती है वो हमारे तंत्रिका तंत्र की इकाई होती है, कोशिका होती है, जिसे कि न्यूरॉन बोलते हैं। एंड 5 to 10 टाइम्स दैट नंबर ऑफ ग्लियल सेल्स, और उससे 5 से 10 गुना ज़्यादा ग्लियल सेल्स होती हैं। एंड ऑल दिस फिटेड इनटू द क्राउन ऑफ अ साइज 7 हेड। एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, ऐसे करके अगर 7 टोपियाँ एक के ऊपर एक रखी जाएं, और जो एक क्राउन जैसी, मतलब कि एक मुकुट जैसी जो संरचना बनती है, उसके अंदर ये सब फिट होता है। क्या सब? 30 करोड़ न्यूरॉन और उससे 5 से 10 गुना ज़्यादा ग्लियल सेल्स। ये क्वेश्चन का आंसर भी है। आई एम जोज ब्रेन, मैं जो का ब्रेन हूँ। बट आई एम नॉट जस्ट पार्ट ऑफ जो, परंतु ब्रेन क्या कहता है, मैं जो का शरीर का एक हिस्सा ही नहीं हूँ। आई एम जो, मैं खुद जो हूँ, मतलब जो कुछ भी है, या हम जो कुछ भी हैं वो वास्तव में क्या है, हमारा मस्तिष्क है। मस्तिष्क से अलग कुछ भी नहीं है। क्या क्या है उसमें? हिज पर्सनैलिटी, उसका व्यक्तित्व, हिज रिएक्शंस, उसकी प्रतिक्रियाएँ, हिज मेंटल कैपेसिटी, उसकी मानसिक क्षमता। ही थिंक्स दैट ही हियर्स विद हिज ईयर्स, वो सोचता है कि वह उसके कानों से सुनता है। टेस्ट विद हिज टंग, उसकी जीभ से स्वाद लेता है। फील्स विद हिज फिंगर, उसकी उंगलियों से या उसकी त्वचा से महसूस करता है। ऐसा हम सब सोचते हैं, परंतु वास्तव में क्या होता है? ऑल दीज थिंग्स हैपन इनसाइड ऑफ मी, ये सब चीज़ें वास्तव में मेरे अंदर होती हैं। ईयर्स, टंग एंड फिंगर्स मेयरली गैदर इन्फॉर्मेशन, जो हमारे कान हैं या जो हमारी जीभ है या जो हमारी उंगलियां हैं, वो मेयरली यानी सिर्फ गैदर इन्फॉर्मेशन, सिर्फ जानकारी एकत्र करती हैं। यानी जैसे कोई आवाज़ आई तो उस आवाज़ की जानकारी को एकत्र किया कान ने, लेकिन उसको ले जाके उसके बारे में बताता कौन है? ब्रेन। तो आई टेल हिम व्हेन ही इज़ सिक, मैं जो को बताता हूँ कि वो कब बीमार है। व्हेन ही इज़ हंग्री, कब उसको भूख लगी है। आई गवर्न हिज अर्ज, उसकी आवश्यकताओं को मैं ही गवर्न करता हूँ, मतलब मैं ही उनका ध्यान रखता हूँ। हिज मूड्स, उसकी मानसिक अवस्था, एवरीथिंग, हर एक चीज़ का ध्यान मैं रखता हूँ, ये मस्तिष्क बोल रहा है। इवन व्हेन ही इज़ अस्लीप, यहाँ तक कि जब वो सोया होता है। आई कंटिन्यू टू हैंडल ट्रैफिक, मैं ही ट्रैफिक को ध्यान रखता हूँ, मैं ही ट्रैफिक को देखता हूँ। दैट वुड स्वैम्प ऑल द वर्ल्ड्स टेलीफोन एक्सचेंजेस, और इतना ट्रैफिक होता है कि दुनिया के सभी टेलीफोन एक्सचेंज में जो इकट्ठा होती हैं सूचनाएं, उतनी अकेली मेरे अंदर, अकेले में एक मस्तिष्क के अंदर इकट्ठी होती हैं। द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, और इन सूचनाओं की जो मात्रा होती है, अमाउंट यानी मात्रा, फ्लडिंग इन ऑन जो फ्रॉम द आउटसाइड। फ्लड यानी होता है बाढ़, और फ्लडिंग इन ऑन जो मतलब जो के दिमाग में ये जो सूचनाओं की बाढ़ आती है फ्रॉम द आउटसाइड, बाहर से, इज स्टैजरिंग। स्टैजरिंग का मतलब होता है आश्चर्यचकित कर देने वाली होती है। मतलब मस्तिष्क लगातार 24 घंटे सूचनाएं एकत्रित करता रहता है। हाउ कैन आई कोप विद इट ऑल, अब मस्तिष्क पूछता है मैं इन सब के साथ सामंजस्य कैसे बैठाता हूँ। कोप यानी होता है सामंजस्य बैठाना। आई सिंपली सेलेक्ट वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट, मैं सिर्फ ये करता हूँ कि मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ कि वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्या महत्वपूर्ण है। एंड जो इग्नोर्स द रेस्ट, और बाकी की चीज़ों को जो इग्नोर कर देता है या वो इन पर ध्यान नहीं देता है। मतलब बहुत सारी सूचनाओं में से मैं ये डिसाइड करता हूँ कि क्या मेरे लिए महत्वपूर्ण है, मैं सिर्फ उन पर ध्यान देता हूँ, और बाकी की चीज़ों को जो है वो क्या करता है, उन पर ध्यान नहीं देता। If Joe puts a phonograph record on the attempts to read at the same time,
अगर जो एक गाना लगा देता है या एक रिकॉर्ड बजाता है फोनोग्राफ पर, यानी एक मशीन होती है जिससे हम सुनते हैं गाने या कोई भी साउंड, तो उसको यदि जो ने ऑन कर दिया एंड अटेम्प्ट्स टू रीड एट द सेम टाइम, और बिल्कुल उसी समय पर अगर जो ये भी कोशिश कर रहा है पढ़ने की, तो ही विल कॉन्सेंट्रेट ऑन द रिकॉर्ड, तो वो सिर्फ उस रिकॉर्ड पर यानी उस आवाज़ पर ध्यान केंद्रित कर सकता है, और द बुक या तो फिर उस किताब पर ध्यान केंद्रित कर सकता है, बट नॉट बोथ, परंतु दोनों पर एक साथ नहीं कर सकता। इसका मतलब ये है कि कुछ बच्चे जो ये बोलते हैं कि हम पढ़ते समय गाने लगाते हैं, तो वो या तो गानों पर ही ध्यान दे सकते हैं या तो फिर अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान दे सकते हैं, दोनों पर एक साथ नहीं दे सकते। ये हमारे मस्तिष्क की विशेषता है। इफ़ जो बिकम्स इन्वॉल्व इन अ पर्टिकुलरली इंटरेस्टिंग नॉवल या गुड नॉवल, नॉवल यानी होता है उपन्यास, अगर जो इन्वॉल्व है यानी कि व्यस्त है इन अ पर्टिकुलरली एक विशेष रूप से अच्छे उपन्यास को पढ़ने में, ही शुड नॉट बी सरप्राइज्ड, तो उसे आश्चर्य नहीं होना चाहिए इफ़ ही डज़ नॉट रिमेंबर हियरिंग द फेवरेट म्यूज़िकल पैसेज, तो उसे आश्चर्य नहीं होना चाहिए अगर वो अपने मनपसंद गाने पर ध्यान नहीं दे पा रहा। तो वो अगर अपनी पढ़ाई पर या वो अगर नॉवेल पर ध्यान दे रहा है तो फिर वो उस गाने पर ध्यान नहीं दे सकता, और यदि वो उस गाने पर ध्यान दे रहा है तो फिर वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे सकता। इसके बाद मस्तिष्क क्या बोलता है, यह है पेज नंबर 16, जो कि ये बोलता है ऑफ कोर्स, निश्चित रूप से, इफ़ समथिंग पोटेंशियली डेंजरस हैपन्स, अगर कोई ऐसी चीज़ होती है जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, हैपन्स यानी होती है, आई इंस्टेंटली यानी फ़ौरन, शिफ्ट गियर्स, मैं गियर को बदल देता हूँ। गियर बदलने का मतलब क्या हुआ, यदि मान लीजिए मेरा ध्यान किसी और तरफ है और यदि कुछ गड़बड़ या खतरा मुझे नज़र आता है तो मेरा ध्यान फ़ौरन से क्या होगा, खतरे की तरफ चला जाएगा। लेट जो स्लिप ऑन द आइस, अगर जो आइस के ऊपर, बर्फ़ के ऊपर पिघल जाता है, जैसे कि हमें पता है कि भाई विदेशों में जो है वो हर समय बर्फ़ जमी हुई रहती है, तो ऐसे में लोग स्कीइंग के लिए जाते हैं बर्फ़ पर, तो यदि ऐसा कभी हुआ और जो है वो बर्फ़ के ऊपर पिघल गया, फिसल गया, आई इमीडिएटली डायरेक्ट हिम टू रिगेन हिज बैलेंस, तो इमीडिएटली मैं तुरंत डायरेक्ट दिशा निर्देश देता हूँ हिम उसे टू रिगेन हिज बैलेंस, कि वो फ़ौरन अपना बैलेंस, अपना संतुलन संभाले। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब कोई गिरने लगता है तो वो संभलने की कोशिश करता है, अपना बैलेंस संभालने की कोशिश करता है, एंड देन सिग्नल हिज आर्म्स टू ब्रेक द फॉल। अच्छा, क्या होता है जब आप ज़मीन पर एकदम गिरते हो, पहले आप अपने हाथ से रुकने की कोशिश करते हो, है ना, तो उसका जो हाथ, उसका भी जो हाथ है वो क्या करता है, उसको गिरने से बचाता है। गिरने पर सबसे पहले ज़मीन पर हाथ टिकता है। फाइनली, परिणाम स्वरूप या आखिरकार, इफ़ ही हिट्स द ग्राउंड, यदि वह मैदान के ऊपर गिर ही जाता है, आई लेट जो नो इफ़ ही इज़ हर्ट, तो मैं ही जो को ये बताता हूँ कि उसे अब चोट लग गई है। एंड द इवेंट इज़ स्टोर्ड इन माई मेमोरी, और ये जो इवेंट है, ये जो घटना है वो स्टोर हो जाती है, यानी इकट्ठी हो जाती है इन माई मेमोरी, मेरी यादाश्त में, टू वार्न जो को वार्न करने के लिए, उसको चेतावनी देने के लिए, टू वॉक केयरफुली, ताकि वो सावधानी पूर्वक चले ऑन आइस, बर्फ पर, इन द फ्यूचर। अच्छा, ऐसा होता है ना, यदि आप कभी कीचड़ में या रेत में गिरे हो तो आप अगली बार से जब भी रेत देखते हो तो आपको याद आ जाता है कि हाँ, इसी तरह की रेत के ऊपर आप गिरे थे, और आप ज़्यादा सावधान हो जाते हो। तो ये क्यों होता है, क्योंकि हमारे मस्तिष्क में ये घटना हमेशा के लिए बैठ गई कि भाई इस तरीके से मुझे चोट लगी थी, तो अब मुझे बर्फ़ के ऊपर या कीचड़ के ऊपर या रेत के ऊपर से सावधानी पूर्वक चलना है। जैसे एक छोटा बच्चा है, यदि उसका हाथ कुकर से जल जाए, गरम कुकर से या गरम गैस से, तो वो अगली बार से कुकर या गैस से डरने लगता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसके मस्तिष्क में वो घटना हमेशा के लिए बैठ गई और वो अगली बार से इस तरह की चीज़ों से सावधान रहता है। इन एडिशन टू टेकिंग केयर ऑफ सच एमरजेंसीज, इन एडिशन टू यानी इसके साथ ही साथ, इसके अलावा, टेकिंग केयर ध्यान रखने का, ऑफ सच एमरजेंसीज इस तरह की आपात स्थितियों में ध्यान रखने के अलावा, आई हैव थाउजेंड्स ऑफ हाउस कीपिंग चोर्स टू परफॉर्म, जो आई हैव थाउजेंड्स, हजारों हैं
हाउस कीपिंग यानी कि घरेलू, चोर्स टू परफॉर्म, चोर्स यानी होता है रूटीन काम, जो ऐसे काम जो कि आप रोज करते हो, टू परफॉर्म करने के लिए, मतलब मस्तिष्क बोलता है ऐसे बहुत सारे हजारों काम हैं जिनका कि मैं रोज़ ध्यान रखता हूँ। ओवरसीइंग ब्रीदिंग, ओवरसीइंग का अर्थ क्या हुआ, देख रेख करना आपके सांसों का, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सेंसर्स इन्फॉर्म मी, मेरे जो संवेदी अंग हैं वो मुझे सूचना देते हैं दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज़ राइजिंग इन जोज ब्लड, कि कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर जो के मस्तिष्क में बढ़ रहा है या जो के खून में बढ़ रहा है। और ऐसा कब होता है, जब हम दौड़ के आते हैं, जब हम दौड़ते हैं तो हमारी सांस तेज़ चलती है। क्यों चलती है, क्योंकि हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जब हम दौड़ते हैं या कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो शरीर में जो मेटाबॉलिज्म होता है उसके कारण उसके पाचन से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल हमारे ब्लड में बढ़ जाता है दौड़ने के कारण। तो फिर मैं क्या करता हूँ, तब फिर क्या होता है, ही नीड्स मोर ऑक्सीजन, तो उसको और ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो मैं क्या करता हूँ, आई स्टेप अप द ब्रीदिंग रेट, तो मैं जो सांस लेने की जो दर है उसे मैं बढ़ा देता हूँ, यानी हम हाँफने लगते हैं, तेज़ी से सांस लेने लगते हैं। तेज़ी से सांस लेने लगते हैं तो उससे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ चेस्ट मसल्स, जो हमारे हृदय की मांसपेशियाँ हैं वो ज़्यादा तेज़ी से सिकुड़ती हैं और फैलती हैं। जो सांस लेने के दौरान हमारे हृदय की मांसपेशियाँ फैलती और सिकुड़ती हैं, इसी के कारण क्या होता है, हवा हमारे शरीर के अंदर जाती है और शरीर से बाहर निकलती है। तो जब हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ जाता है तो हम तेज़ी से सांस लेते हैं ताकि तेज़ी से ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर आए। तो ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये मस्तिष्क आदेश देता है। अब अगला पैरा, इन थाउजेंड्स ऑफ सच वेज, ऐसे हजारों तरीकों से आए बेबी जो, जब जो छोटा था तो बेबी जो यानी मैं, मस्तिष्क जो है वो बेबी जो मतलब छोटा जो, और जो है वो पूरा का पूरा बड़ा शरीर है। इन रिटर्न, इसके बदले में, मतलब मैं इतने सारे काम करता हूँ तो इसके बदले में मैं क्या करता हूँ, आई पिगिशली डिमांडिंग, पिगिशली डिमांडिंग यानी पिगिशली यानी जिद करके या लोभपूर्वक डिमांड करता हूँ। किस चीज़ की डिमांड करता हूँ, देखते हैं। अल्दो आई रिप्रेजेंट ओनली 2% ऑफ जोज बॉडी वेट, मैं जो के शरीर के वजन का सिर्फ 2% हूँ, मतलब मेरा वजन बहुत कम है। आई रिक्वायर 20% ऑफ द ऑक्सीजन ही इनहेल्स, लेकिन वो जो सांस लेने में जितनी भी ऑक्सीजन लेता है उसका 20% मुझे चाहिए होता है, मैं मांगता हूँ। मतलब कौन मांगता है, मस्तिष्क। और इसके अलावा क्या मांगता है मस्तिष्क, अ फिफ्थ ऑफ द ब्लड हिज हार्ट पम्प्स, और उसका हृदय जितना भी रक्त पंप करता है, जितना भी रक्त पूरे शरीर में भेजता है, उसका पाँचवा हिस्सा मैं मांगता हूँ। फिर और क्या बोलता है वो, आई एम अटरली डिपेंडेंट ऑन अ कांस्टेंट सप्लाई, और मस्तिष्क एक और गंभीर बात बता रहा है, और वो ये कि मैं सरासर या लगातार, पूर्ण रूप से लगातार ऑक्सीजन की और खून की सप्लाई पर डिपेंडेड हूँ, मतलब उन पर निर्भर हूँ। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, लेट देयर बी अ टेम्परेरी शॉर्टेज, अब एक अस्थायी रूप से अगर कभी शरीर में ऑक्सीजन की या रक्त की कमी हो जाए तो क्या होगा, जो फेंट्स, जो बेहोश हो जाएगा। तो हम इसका मतलब, जब हम बेहोश होते हैं तो वो क्यों होते हैं, क्योंकि निश्चित रूप से हमारे मस्तिष्क में ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाता है या वहाँ पर ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है, इसीलिए हम बेहोश हो जाते हैं। लेट द सप्लाई बी कट ऑफ फॉर अ फ्यू मिनट्स, और अगर कभी ये जो खून की या ऑक्सीजन की सप्लाई कुछ मिनट्स के लिए कट ऑफ हो जाए, बंद हो जाए, एंड आई सफ़र ग्रेव डैमेज, तो क्या होगा, मस्तिष्क को बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। ग्रेव डैमेज, बहुत अधिक डैमेज होता है, बहुत अधिक नुकसान होता है। पैरालिसिस और डेथ में रिजल्ट, और ऐसा नुकसान होने से क्या होता है, पैरालिसिस, पैरालिसिस का अर्थ होता है लकवा, या डेथ यानी मृत्यु भी हो सकती है। आई ऑल्सो डिमांड अ स्टेडी सप्लाई ऑफ नरिशमेंट ग्लूकोज, नरिशमेंट यानी होता है पोषण, और आई ऑल्सो डिमांड, मैं ऑल्सो, देखो ऑक्सीजन की और रक्त की मांग के अलावा मैं और क्या मांग करता हूँ, अ स्टेडी सप्लाई, स्टेडी यानी होता है नियमित, सप्लाई यानी होता है आपूर्ति, ऑफ नरिशमेंट ग्लूकोज, पोषण की भी मुझे लगातार ज़रूरत होती है, और ये पोषण क्या होता है, ग्लूकोज होता है। इवन इन सिचुएशंस ऑफ एक्यूट स्टारवेशन, स्टारवेशन यानी भूखमरी, एक्यूट यानी बहुत अधिक गहन, बहुत ज़्यादा गहरी भूखमरी की अवस्था में भी
आई गेट फर्स्ट कॉल ऑन एनी अवेलेबल। जरा सा भी अगर ग्लूकोज शरीर में उपलब्ध हुआ तो वो किसको ज़रूरी है? मस्तिष्क को। फॉर विदाउट मी जो वुड डाई, क्योंकि अगर नरिशमेंट की और ग्लूकोज की कमी हुई तो जो मर भी सकता है। इन मैनी रिस्पेक्ट्स आई एम लाइक अ वास्ट अनएक्सप्लोर्ड कंटिनेंट। कई तरीक़ों से, कई रूपों में आई एम लाइक अ वास्ट, मैं हूँ एक बहुत बड़े, अनएक्सप्लोर्ड यानी जिसकी की खोज नहीं की जा चुकी है, कंटिनेंट यानी महाद्वीप, मैं एक ऐसे महाद्वीप की तरह हूँ जो कि बहुत बड़ा है लेकिन कि जिसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। विद लिटिल मोर नोन, जिसके बारे में बहुत कम पता है। देन द रफ आउटलाइन ऑफ द शोर, शोर यानी होता है समुद्र का किनारा, रफ आउटलाइन यानी कि बहुत हल्का सा जिसके बारे में पता है। बट द रिसर्चर्स, परंतु जो रिसर्चर्स हैं, हु आर अटेम्प्टिंग टू मैप, रिसर्चर यानी खोज करता, जो कि अटेम्प्टिंग यानी कोशिश कर रहे हैं, अटेम्प्ट यानी खोज करना, अटेम्प्टिंग यानी कोशिश कर रहे हैं, टू मैप पता लगाने की, वी हैव कम अप विथ सम फैसिनेटिंग इन्फॉर्मेशन, तो मस्तिष्क के बारे में कुछ बहुत ही मज़ेदार वाली जानकारी उन्हें प्राप्त हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के लिए, अल्दो ऑल पेन इज़ फेल्ट इन मी, हालांकि सभी जो दर्द है वो मेरे अंदर महसूस किया जाता है, परंतु आई माई सेल्फ हैव नो पेन सेंसेशन, परंतु मुझे खुद को कोई दर्द नहीं होता। मतलब शरीर में कहीं दर्द हो रहा है तो उसका मैं पता बताता हूँ, परंतु मुझे खुद को कोई भी दर्द नहीं होता। इवन व्हेन आई एम कट, यहाँ तक कि मुझे काट भी दिया जाए, यानी मस्तिष्क को अगर काट भी दिया जाए तो हमारे शरीर में कोई भी दर्द नहीं होता। दस ब्रेन सर्जरी इज़ परफॉर्म, इसलिए जब भी कभी मस्तिष्क का ऑपरेशन किया जाता है, इज़ परफॉर्म विद द पेशेंट वाइड अवेक, तो जो मरीज होता है, पेशेंट यानी मरीज, वाइड अवेक यानी पूरे तरीके से जागा हुआ रहता है, यानी उसको बेहोशी का इंजेक्शन नहीं दिया जाता। क्यों नहीं दिया जाता? क्योंकि बेहोशी का इंजेक्शन इसलिए दिया जाता है ताकि दर्द महसूस ना हो। अब मस्तिष्क में जब दर्द ही नहीं होता तो बेहोशी के इंजेक्शन की तो कोई भी ज़रूरत नहीं है। allowing the brain explorers to stimulate specific areas of me, अब इसके कारण जो है, जो ब्रेन एक्सप्लोरर्स हैं, जो मस्तिष्क के बारे में और खोज करते हैं, उन्हें ये मैं अनुमति देता हूँ, मतलब मेरी इसे गुण के कारण कि मुझे कोई दर्द नहीं होता, जो ब्रेन एक्सप्लोरर्स हैं वो बहुत ही आसानी के साथ स्टिमुलेट स्पेसिफिक एरियाज ऑफ मी, स्टिमुलेट यानी कि किसी तरीके से उत्तेजित करना, स्पेसिफिक यानी विशिष्ट, एरियाज यानी क्षेत्र, ऑफ मी यानी मस्तिष्क के, मेरे विशेष क्षेत्रों में जो है उत्तेजना दी जाती है, और उसके द्वारा ब्रेन एक्सप्लोरर्स जो हैं, ब्रेन के बारे में जो खोज करने वाले हैं, वो बहुत सारी खोज कर पाते हैं। इलेक्ट्रिकली यानी बिजली का झटका, मस्तिष्क के अलग अलग हिस्सों में बिजली का झटका दिया जाता है। एंड ऑब्जर्व द रिस्पॉन्स, और उसकी जो प्रतिक्रिया होती है उस पर ध्यान दिया जाता है। इफ़ जो एवर अंडरगोज सच सर्जरी, अगर कभी जो के दिमाग की इस तरह का ऑपरेशन किया जाए, अंडरगो यानी होकर गुजरना, अगर कभी जो के मस्तिष्क को इस तरह के ऑपरेशन से गुजरना पड़े, ही विल बी अमेज्ड, तो उसे बहुत ज़्यादा आश्चर्य होगा, एट वॉट कैन हैपन, कि क्या क्या हो सकता है। अ टिकल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, टिकल यानी होता है गुदगुदी या सरसराहट, जरा सी बिजली की गुदगुदी या जरा सा बिजली का झटका या हल्की सी बिजली की सरसराहट, इन वन प्लेस, किसी एक जगह पे। एंड ही माइट सी अ लॉन्ग फॉरगॉटन थर्ड ग्रेड टीचर, और फिर क्या होता है कि जो अपने तीसरी कक्षा के किसी टीचर उसको दिख जाएगा जिसको कि वह भूल चुका होगा, लॉन्ग फॉरगॉटन, जिनको कि लंबे समय से भूल चुका होगा, ऐसे एक टीचर की एकदम से याद आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? क्योंकि दिमाग के जिस हिस्से में बिजली का झटका लगा है उस हिस्से में तीसरी कक्षा के उस टीचर की याद जुड़ी हुई है। स्टिमुलेटेड इन अदर प्लेसेस, और किसी दूसरी जगह पे वो उत्तेजना दी जाएगी, बिजली का झटका दिया जाएगा। ही माइट हियर अ ट्रेन विसिल, तो क्या होगा, हो सकता है उसे एक ट्रेन की सीटी सुनाई देगी, क्योंकि ट्रेन की जो सीटी है वो उस दिमाग के किसी दूसरे हिस्से में उसकी स्मृति संग्रहित है, तो वो याद आ जाएगी। और अ रेसिटेशन ऑफ नर्सरी राइम, नर्सरी में जो पढ़ाई जाने वाली कविता, राइम यानी कविता, रेसिटेशन यानी सस्वर पाठ करना। तो जब हम गाते थे ना, जब हम छोटे थे तो हम नर्सरी की कविताओं को गाते थे, तो वो कविता हमको याद आ जाएगी जिसे कि हम भूल चुके रहते हैं। ही कुड नॉट हैव रिकॉल्ड अ फ्यू आवर्स लेट अर्लियर,
और जो कि अभी से कुछ घंटे पहले उसे याद नहीं था, वो बिजली का झटका लगते ही उसे याद आ जाएगा। असली में देखिए, आपने फिल्म्स में या सीरियल्स में देखा होगा कि जब कोई अपनी याददाश्त भूल जाता है तो उसको बिजली का यदि झटका दिया जाए या उसके सिर पर कुछ भारी चीज़ गिरती है तो उसको पुरानी यादें याद आ जाती हैं। आई एम लाइक एन ओल्ड अटिक, मैं एक पुराने अटिक यानी होता है अटारी। अटारी क्या होती है? जो घरों में ऊपर की तरफ छत से थोड़ा सा नीचे बनाई जाती है, जो पहले के समय में बहुत बनाई जाती थी और उस पर लोग अपना सामान रख देते थे, उसको पर्दे से ढक देते थे। तो आपकी अटारी में क्या क्या है अभी आपको नीचे खड़े होके या नहीं मालूम है, लेकिन जब आप ऊपर चढ़ के देखते हो तो आपको दिखने लगता है अरे यहाँ पर तो ये सामान भी है। तो इसी तरीके से आपके मस्तिष्क में भी बहुत सारी यादें संग्रहित होती हैं जो आपको अभी पता नहीं है कि कौन कौन सी यादें हैं, लेकिन अगर कभी आपके दिमाग में बिजली का झटका दिया जाए तो वो यादें आपको एकदम से याद आ जाती हैं। द ब्रेन मैपर्स हैव एटलीस्ट अ रफ आउटलाइन ऑफ माई प्राइमरी फंक्शनिंग एरियाज। जो ब्रेन मैपर्स हैं, जो मस्तिष्क के बारे में खोज करने वाले हैं, उनके पास है एटलीस्ट अ रफ आउटलाइन, एक हल्की सी सूचना, थोड़ी बहुत जानकारी ऑफ माई प्राइमरी फंक्शनिंग एरियाज, मेरे प्राथमिक जो क्रियाशील क्षेत्र हैं उनके बारे में जो मस्तिष्क के खोज करता है उन्हें थोड़ी बहुत जानकारी है। विजन इन द रियर, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, जैसे जब हम रास्ते पर चलते हैं या कोई गाड़ी चलाते हैं तो आपको साइड मिरर में क्या होता है, पीछे की झलक दिखती है, लेकिन पीछे क्या कुछ है उतना पूरा आपको नहीं पता, उसकी हल्की सी झलक दिखती है। यदि पीछे बड़ी सारी कार आ रही है तो आपको साइड वाले मिरर में छोटी सी दिखती है वो। तो उसी तरीके से हमें बहुत सारे मस्तिष्क में इसको यदि हम पूरी कार माने या पूरा ट्रक माने तो हमें उसके बारे में कितना पता है, उतना ही जितना कि हमें मिरर में छोटी सी कार दिखती है। हियरिंग ऑन द साइड्स, जो कि हमें साइड में दिखती है। परहैप्स, शायद। द मोस्ट इंटरेस्टिंग डिस्कवरी, सबसे ज़्यादा जो मनोरंजक खोज है, इज़ द प्लेजर सेंटर, और वो है आनंद के केंद्र की। प्लेजर यानी आनंद, खुशी, और सेंटर यानी केंद्र। मस्तिष्क में एक प्लेजर सेंटर होता है, खुशी का केंद्र होता है। देखिए हम उसके बारे में जानते हैं। टीच अ रैट, एक चूहे को सिखाओ, टू प्रेस अ स्विच, कि वो एक बटन को दबाए, दैट गिव्स अ मिनट इलेक्ट्रिक प्रॉड। प्रॉड का अर्थ होता है झटका, जो कि 1 मिनट के लिए आपके मस्तिष्क को झटका देता है। कहाँ पर? प्लेजर सेंटर में। प्लेजर सेंटर में यानी आनंद के केंद्र में, वहाँ पे अगर झटका लगता है, मतलब आपने चूहे को सिखाया कि एक वो बटन को दबाए जिससे कि सीधे बिजली का झटका जाके आपके मस्तिष्क के आनंद के केंद्र पर लगता है। एंड द एनिमल विल प्रेस द स्विच ऑलमोस्ट कंटिन्यूसली, और उससे उस चूहे को इतना मज़ा आएगा कि वो जो एनिमल है, वो जो जानवर है, विल प्रेस, वो दबाता जाएगा द स्विच, उस बटन को, ऑलमोस्ट, लगभग, कंटिन्यूसली, लगातार, वो लगातार उस स्विच को दबाता जाएगा जिससे कि बिजली का झटका उसको लगता रहे और उसको मज़ा आता रहे। प्रेफरिंग यानी ज़्यादा महत्व देना, द स्टिमुलेशन, उस उत्तेजना को, उस बिजली के झटके को, इवन टू फूड, मतलब खाने से भी ज़्यादा महत्व वो किसको देगा, उस बिजली के झटके को, क्योंकि उसको खाने से उतना आनंद नहीं मिलेगा जितना कि आनंद केंद्र पर बिजली का झटका लगने से। गिवन टाइम, लंबे समय तक, इट कुड डाई ऑफ स्टारवेशन, वो भूखमरी से मर भी सकता है। प्रेज्यूमेबली का अर्थ होता है कि ज़्यादा महत्व देना। प्रेज्यूमेबली यानी ज़्यादा महत्व देना, या शायद हैप्पीली यानी खुशी खुशी, मतलब वो भूख से खुशी खुशी मरना पसंद करेगा, परंतु वो खाने की अपेक्षा ज़्यादा महत्व क्या देगा, उस बिजली के झटके को। इफ़ जो एवर सफ़र्स अ सीवियर डिप्रेशन, से डिप्रेशन यानी होता है अवसाद, निराशा, सीवियर यानी गहरी, अगर कभी ऐसा हुआ कि जो को गहरी निराशा हुई, डॉक्टर्स माइट इम्प्लांट सच एन इलेक्ट्रोड टू हिज ब्रेन, तो डॉक्टर्स क्या करेंगे, इस तरीके का एक इलेक्ट्रोड यानी जिसमें बिजली का झटका लगता है, उसको उसके ब्रेन में प्रत्यारोपित कर देंगे, लगा देंगे, और क्या करेंगे उसको, लिटिल जॉल्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जॉल्ट्स यानी होता है झटके, छोटे छोटे बिजली के झटके, कुड ट्रांसफॉर्म, वो बदल सकते थे, अ डिप्रेस्ड जो, एक निराश जो को, इनटू एन एक्सटेटिक जो, एक खुशनुमा जो में बदल देंगे। मतलब कि यदि कोई व्यक्ति गहरी निराशा में है और उसे बिजली के हल्के हल्के से झटके आनंद केंद्र पर, प्लेजर सेंटर पर दिए जाएं, तो फिर क्या होगा कि हमें खुशनुमा, हमारी निराशा दूर हो जाएगी और हम बहुत ही ज़्यादा
खुश हो जाएंगे। The brain mappers have at least a rough outline of my primary functioning areas. जो brain mappers हैं उन्होंने हमारे दिमाग के जो ये पैरा तो हम कर चुके हैं यहाँ से। I reside of course in a well protected fortress. अब हम जानते हैं कि जो हमारा मस्तिष्क है उसकी सुरक्षा कैसी है। इतना जो कीमती ऑर्गन है हमारे शरीर का, जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो रहता कहाँ है, उसकी सुरक्षा कैसे होती है। आई रिसाइड, मैं रहता हूँ, ऑफ कोर्स, निश्चित रूप से, इन अ वेल प्रोटेक्टेड फोर्ट्रेस, एक अच्छी तरीके से सुरक्षित फोर्ट्रेस यानी किले में। द स्कल, उसका नाम क्या है, स्कल, यानी जो हमारी हड्डियों का खोखला कोटर बना हुआ है सिर में, उसे हम बोलते हैं स्कल। इज़ अबाउट ½ सेंटीमीटर थिक एट द टॉप, वो ऊपर से, सबसे ऊपर से, सिर के ऊपर से वो ½ सेंटीमीटर, ½ सेंटीमीटर मतलब आधा सेंटीमीटर थिक यानी मोटा है। एंड इवन थिकर एट द बेस, और यहाँ तक कि उससे भी ज़्यादा मोटा वो कहाँ पर है, बेस में। बेस में यानी नीचे की तरफ। आई एम बेस्ड इन अ वाटरी फ्लूइड, बेस्ड यानी तैरता रहता हूँ। अब जो कंकाल है उसके अंदर क्या है, वाटरी फ्लूइड, वाटरी यानी पानी जैसा, फ्लूइड यानी द्रव्य। तो मैं तैरता रहता हूँ, नहाता रहता हूँ एक पानी जैसे द्रव्य में। दैट कुशन्स मी फ्रॉम शॉक्स, जो कि झटकों से मुझे मेरी रक्षा करता है। अ ब्लड ब्रेन बैरियर सर्व्स एज अ गेट कीपर, और जो ब्लड ब्रेन बैरियर है, ब्लड ब्रेन बैरियर क्या होता है, जो खून दिमाग के अंदर खून को जाने से रोकता है। बैरियर यानी होता है रोकने वाला। सर्व्स, वो काम करता है एज अ गेट कीपर, गेट कीपर की तरह, गार्ड की तरह। लेटिंग समथिंग इन, अच्छा गेट कीपर क्या काम करता है, वो कुछ लोगों को वो पूछता है लोगों से, भाई तुम कौन हो, और अगर उसे लगता है कि वो सही लोग हैं तो वो उन्हें अंदर जाने देता है, और अगर कोई उसे गड़बड़ लगता है तो उन्हें वो रोक देता है बाहर। तो इसी तरीके से जो ब्लड ब्रेन बैरियर है वो भी एक गेट कीपर की तरह कार्य करता है। क्या कार्य करता है, वो एंट्रेंस टू अदर्स, वो लेटिंग समथिंग इन, वो कुछ चीज़ों को तो सिर के अंदर मतलब ब्रेन के अंदर, मस्तिष्क के अंदर जाने देता है। डिनाइंग एंट्रेंस टू अदर्स, और बाकी लोगों का जो एंट्रेंस है उसको वो रोक देता है। दस इट वेलकम्स द ग्लूकोज। अब हम ये पेज नंबर 16 पे आ गए हैं। इसका ये पैरा हम ख़त्म करने के बाद दूसरे वीडियो पर आएंगे। दस इट वेलकम्स द ग्लूकोज, तो ये क्या करता है, ये ग्लूकोज को तो अंदर आने देता है। आई नीड, क्यों, क्योंकि मस्तिष्क को उसकी ज़रूरत होती है। बट ब्लॉक्स आउट बैक्टीरिया एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस, ब्लॉक्स यानी रोक देता है बैक्टीरिया को, और टॉक्सिक यानी जहरीले या नुकसानदायक सब्सटेंस यानी पदार्थों को। मोस्ट पेन किलर्स, ज़्यादातर पेन किलर क्या होती है, जब हमें शरीर के किसी हिस्से में दर्द होता है तो डॉक्टर हमें एक टैबलेट देता है जिससे हमारा दर्द दूर हो जाता है, तो वो पेन को किल कर देती है, पेन को, दर्द को ख़त्म कर देती है, इसलिए उस दवाई को हम क्या कहते हैं, पेन किलर्स। तो मोस्ट पेन किलर्स, ज़्यादातर जो पेन किलर्स हैं, एंड एनेस्थेटिक पास, एनेस्थेटिक्स यानी जो हमें बेहोश करते हैं या शरीर के किसी हिस्से को रोक देते हैं, पास इन विद ईज़, वो बहुत ही ईज़ के साथ, आसानी के साथ अंदर चले जाते हैं। बट सो, परंतु ऐसे में, अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यपूर्वक, फॉर्च्यून यानी होता है किस्मत, फॉर्चुनेटली यानी किस्मत से, अनफॉर्चुनेटली यानी बदकिस्मती से, जो एनेस्थेटिक होते हैं मतलब जो बेहोश करने वाले पदार्थ होते हैं और पेन किलर्स रहते हैं, उन्हें तो अंदर जाने ही देता है। साथ ही साथ में अल्कोहल्स को, अल्कोहल्स यानी शराब के अंदर जो केमिकल पाया जाता है उसे हम बोलते हैं अल्कोहल, और अल्कोहल शराब के लिए भी यूज़ किया जाता है, मतलब शराब को भी अल्कोहल कहा जाता है। एंड हेल्यूसिनोजेनिक, हेल्यूसिनोजेनिक क्या होता है, देखिए आपकी बुक में हेल्यूसिन का अर्थ दिया है, इफेक्ट ऑफ अ ड्रग सच एज LSD दैट अफेक्ट्स पीपल अ माइंड एंड मेक देम सी एंड हियर थिंग्स दैट आर नॉट रियली देयर, कुछ ऐसी चीज़ें जो वास्तव में नहीं है परंतु हमें दिखने लगती हैं। जैसे कि मरुस्थल में, रेगिस्तान में, आप अगर रेगिस्तान में चल रहे हों तो तेज़ धूप में आपको अपने से थोड़ी दूरी पर ऐसा लगेगा जैसे कि पानी है, जबकि वो वहाँ पर पानी नहीं होता है। तो इस घटना को हम बोलते हैं हेलुसिनेशन, या इसे हम हिंदी में बोलते हैं मृगमरीचिका। तो इस तरह के हेलुसिनोजेनिक ड्रग्स, ऐसी दवाइयाँ जिनको लेने से आपको वो चीज़ें दिखने लगती हैं जो कि वास्तव में नहीं होती।
तो ऐसे हेलुसिनोजेनिक ड्रग्स को और अल्कोहल्स को भी वो दिमाग के अंदर जाने देता है। दैट वाइडली डिस्टॉर्ट, जो कि बुरे तरीके से डिस्टॉर्ट यानी नष्ट करता है माय नॉर्मल एक्टिविटीज़, मेरी सामान्य क्रियाकलापों को। मस्तिष्क बोल रहा है कि मुझे ये बहुत नुकसान करता है क्योंकि मेरे सामान्य क्रियाकलापों को नष्ट कर देता है। आई में इवन हियर अ विजुअल इमेज, कई बार ये भी हो सकता है कि मैं जो चीज़ सुन रहा हूँ वो मुझे सामने न होते हुए भी दिखाई देने लगती है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे लेसन आई एम जोस ब्रेन का फर्स्ट पार्ट। आई होप ऑल ऑफ यू मस्ट हैव लाइक्ड इट। अगर आपको इसमें कोई कमी महसूस होती है या कोई बात समझ में नहीं आती है या आपके कोई प्रश्न हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और इसके बाद मैं इसका सेकंड पार्ट बहुत ही जल्दी भेजने वाली हूँ, उसे भी आप लोग ज़रूर देखिए। इसके बाद मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स भी साथ में आपके लिए भेजूँगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। ये आपके सितंबर मंथ का कोर्स है जो कि आपको एग्ज़ाम में आएगा, जो आपके असाइनमेंट्स हैं उनमें। साथ ही साथ मैं एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगी कि प्लीज़ इसे आप अपने फ्रेंड्स को भी भेजिए ताकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें। सो हैव नाइस टाइम एवरीबॉडी, गुड डे।